गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता पीकेजी। हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको एक ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर गिवन है। कौन सा वाला? कॉनकेव। इस कॉनकेव मिरर के लिए आपको रेडियस गिवन है कितनी? लेट्स से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। कितना दूर रखा हुआ बच्चों? 15 सेंटीमीटर दूर। ए बी ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है 1 mm, ठीक है। आपको यहाँ पे मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना दूर गिवन है? 15 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी गिवन है? 1 mm। अब इसमें देखो आपको क्या क्या फाइंड करना है। फर्स्ट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बच्चों कॉनकेव मिरर के लिए क्या होती है? एफ कॉनकेव इज माइनस ऑफ r/2 माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर बाई 2। दिस इज माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। दूसरा आपको इसमें बताना बच्चों पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला क्या है? माइनस ऑफ 100/FM। और ये FM किस में रखना आपको? सेंटीमीटर में। तो माइनस ऑफ 100/10 सेंटीमीटर, और ये खुद माइनस में, तो कितना आ जाएगा बच्चों? +10। तो पावर ऑफ मिरर क्या होगी? +10, है ना। अब देखो ये दोनों डेटा बताने के लिए हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। किस चीज़ की? हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी ऑब्जेक्ट कितना दूर है या ऑब्जेक्ट कितनी साइज का है। इस डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं थी। मतलब फोकल लेंथ और मिरर की जो पावर है वो केवल कौन डिसाइड करता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसी में अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं। फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ठीक है। देखो डिस्टेंस ऑफ इमेज कहाँ से पूछा है? पोल से। पोल से इमेज की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? मतलब आपसे v पूछा गया है, ठीक है। अब देखो हमें u पता है। u कितना गिवन है? -15। f कितना गिवन है? -10। और v हमसे पूछा है, तो 1/v + 1/u इज 1/f। यहाँ वैल्यू डाल दो, तो -15 तो 1/v इज 1/15 माइनस ऑफ 1/10। तो v कितना हो जाएगा बच्चों? -30। -30 का मतलब क्या हुआ कि जिस तरफ इंसिडेंट रे आ रही है उसके अपोजिट आपको v मेजर करना है। इंसिडेंट रे किधर आती है बच्चों? इंसिडेंट रे तो इधर आएगी, तो आपको v उसके अपोजिट मेजर करना है। इसका मतलब है ना, मतलब ऐसे कहीं इमेज बनेगी। तो ये इमेज तो ऑब्जेक्ट से भी पीछे चली गई ना। क्यों हुआ ऐसा? देखो रेडियस कितनी है? 20, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 डिस्टेंस पे है। फोकल लेंथ 10, फोकस पॉइंट 10 सेंटीमीटर पे। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है? C और F के बीच में। ऑब्जेक्ट अगर C और F के बीच में है, इट मीन्स इमेज तो C के पीछे बनेगी ना। और ये इमेज का नेचर अब हम बता सकते हैं ना, कैसी इमेज है? रियल और इन्वर्टेड इमेज है ना बच्चों। अब इस केस में v आ गया -30। बच्चों इसी में एक और चीज ध्यान रखना, कई बार डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ से पूछा जाता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इमेज, है ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इमेज या डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पूछा जाएगा कितना दूर है। तो अब हमें कई बार ये वाली डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं। ये वाली जो डिस्टेंस है ना वो भी पूछ सकते हैं। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, d मान लेता हूँ। तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ये कैसे निकालोगे? v की वैल्यू में से u की वैल्यू माइनस कर दो, खाली वैल्यू माइनस कर दो बस, है ना। तो 30 - 15 कितना आएगा बच्चों? 15।
मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन कितना है 15 सेंटीमीटर, है ना। 15 ये और ये 30 हो गया टोटल। ओके बच्चों, फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एम ट्रांसवर्स क्या होता है बच्चों, माइनस ऑफ वी बाई यू। माइनस ऑफ वी कितना है, -30 अपॉन -15। देखो वी और यू विद साइन पुट करना है, कितना आ जाएगा बच्चों, -2। अब यहां माइनस का मतलब क्या है, माइनस मीन्स इन्वर्टेड, मतलब ये इमेज जो है वो बच्चों कैसी है, उल्टी है ना। और आपसे इसमें क्या पूछा सकता है, देखो हम एक क्वेश्चन में सारी वैरायटी देखते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों कैसे निकालोगे। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कितना दिया है, -2 हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट 1 mm, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा बच्चों, -2 mm। मतलब ऑब्जेक्ट जितना लेंथ का था, जितनी हाइट का था, उससे डबल हाइट की इमेज बन रही, डबल हाइट की इमेज बन रही है। लेकिन माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट ए से है तो उसकी इमेज ए से उल्टी बनेगी, है ना। ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे बनेगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आई ना। तो इतने पार्ट इस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, है ना। बिल्कुल सारे फॉर्मूला बेस्ड पार्ट ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, है ना। लिखो बच्चों इसको। लिख लिया बेटा, चलो अपन अब इसी में कुछ और पार्ट भी करते हैं ना। देखो ये तो अपन ने बेसिक डेटा निकाला ना, अब देखो इसी में और क्या पूछ सकते हैं वो। अभी हमने ऑब्जेक्ट को कैसे रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जब भी रखा जाए, है ना, जैसे मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आपने ऑब्जेक्ट को ए से रख दिया या ए से रख दिया, इसको भी परपेंडिकुलर मानते हैं ना। ये पूरे परपेंडिकुलर कंडीशन से, देखो प्रिंसिपल एक्सिस से तो परपेंडिकुलर है ना, अभी भी है। देखो ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, परपेंडिकुलर। ये वाली कंडीशन जो अभी गिवन है, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस और ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये भी परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर ही होता है ना। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये सब है, इन सब में आपको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालना है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस तरह से रख दूं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, तो फिर कौन सा मैग्निफिकेशन निकाला जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, है ना बच्चों। हम अगर इस ऑब्जेक्ट को ए से रख दें तो हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालेंगे इसमें। तो अब देखो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कैसे निकाला जाएगा, तो इसका एक और पार्ट करते हैं, 7th पार्ट। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड along principal axis at same distance, then find length, है ना। अब कई बार वो लेंथ बोलने के बजाय साइज भी बोल सकते हैं, तो साइज का मतलब अब किससे होगा, लेंथ से। देन फाइंड साइज ऑफ इमेज, है ना। यहां साइज का, ट्रांसवर्स के केस में साइज का मतलब किससे होता है, हाइट से, है ना। और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखें तो किससे मतलब होता है, फिर मतलब होता है उसमें लेंथ से। ठीक है, तो देखो अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला कि हमने उस ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर दूर तो रखा, है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया, है ना। अब देखो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, 1, और जो लेंथ है उसी को हम क्या बोलेंगे, डी यू। भाई ये तो यू में चेंज के इक्वल है ना,
1 mm का शिफ्ट हुआ, बी और ए का यू अलग अलग आएगा, लेकिन उस यू में डिफरेंस कितना है, 1 mm का। ठीक है, तो अब हमें पता है du 1 mm लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, u कितना है -15 और f कितना है -10, इसलिए v कितना आ जाएगा -30। ये तो अपन ने सॉल्व कर लिया था ना। नाउ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज -dv/du। ठीक है, मतलब dv/du है ना, और ये क्या आएगा सॉल्व करने पे -v²/u²। तो लेंथ ऑफ इमेज बताना है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बच्चों 1 mm, माइनस v हो जाएगा -30 -15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4। तो बच्चों इस केस में लेंथ ऑफ इमेज क्या आ जाएगी -4 mm। अब यहां माइनस का मतलब क्या है, यहां माइनस का मतलब ये था, ये है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा तो ये उल्टा बनेगा इमेज। जो पॉइंटेड एंड, ये पॉइंटेड एंड अगर मिरर की तरफ है तो इमेज में ये उल्टा बनेगा। तो इमेज कैसी बनेगी, ऐसे बी जो है, जो मिरर के पास था उसकी इमेज दूर बनेगी, है ना, माइनस आने का मतलब ये हुआ। ठीक है, ओके बच्चों, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, तो जो पहले मिरर के ज्यादा पास था, बी पास था ए दूर था, लेकिन इमेज में ए पास है बी दूर है ना, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ। और ये लेंथ ऑफ इमेज के लिए ये क्या हो जाएगा dv, और ये क्या हो जाएगा v। तो जो लेंथ ऑफ इमेज है वो एक्चुअली किसके चेंज को रिप्रेजेंट करता है, v में थोड़ा सा चेंज, है ना बच्चों। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन? नोट करो बेटा सभी इसको। A spherical mirror make image of double height. A spherical mirror make image of double height and make image of double height, then find object's distance from pole if r equals to 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको एक स्फेरिकल मिरर से ही बोला हुआ है कि वो एक डबल हाइट की इमेज बनाता है। किससे डबल हाइट? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन किया होगा, है ना। और हमें बताना है इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, मतलब हमें क्या पूछा है बच्चों, u पूछा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल का मतलब क्या होता है, u तो हमें बताना है ना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करोगे, हमें क्या क्या गिवन है, u बताना है, क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है, r दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर। अब देखो इन्होंने बोला है कि स्फेरिकल मिरर मेक इमेज ऑफ डबल हाइट। डबल हाइट इमेज का मतलब क्या है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जो कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये कितना दिया हुआ आपको 2, है ना। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ बच्चों 2। अब ये 2 दिया हुआ है, अब 2 मैग्निफिकेशन कौन से मिरर के लिए पॉसिबल है? क्या कॉन्वेक्स मिरर कभी बड़ी इमेज बनाता है? बिल्कुल नहीं। केवल कौन सा मिरर बड़ी इमेज बनाता है? कॉनकेव, है ना। ओनली कॉनकेव मिरर मेक लार्जर इमेज। तो यहां से ये आपको क्लिक करना चाहिए, ठीक है, फॉर रियल ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने सारे रियल ऑब्जेक्ट्स ही लिए ना, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए कौन बड़ी इमेज बनाता है? केवल कॉनकेव मिरर बड़ी इमेज बनाता है। अब कॉनकेव मिरर अगर बड़ी इमेज बनाता है तो देखो बच्चों इस केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, -r/2 कॉनकेव मिरर के लिए, तो -30/2 -15 सेंटीमीटर। ये हो गया मिरर।
के लिए फोकल लेंथ, मतलब हमें मैग्निफिकेशन देख के पता चलेगा कि कौन सा मिरर है। यहां उन्होंने नहीं बोला था कि कॉनकेव मिरर है, यहां तो केवल ये बताया था स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर दो होते हैं, कॉन्वेकेव या कॉन्वेक्स। तो वो इस इंफॉर्मेशन से पता चलेगा कि यहां कॉनकेव मिरर यूज किया होगा, करना ही पड़ेगा, है ना। अब देखो हमें अब क्या बताना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। हमें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन तो पता है। चलो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है मिरर के लिए? मिरर के लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -(v/u), है ना। चलो, इस फॉर्मूला को हम दो दूसरे फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। 1/v + 1/u इज 1/f। तो 1/v इज व्हाट? 1/f - 1/u। सो 1/v इज 1/fu, u माइनस f। तो इस तरीके से हमने इसको रिप्लेस किया। v की वैल्यू डाल दो, FU/u माइनस f, ठीक है। अब यहां ये वैल्यू आपको रिप्लेस कर देनी है इसमें। तो देखो, इसको रिप्लेस करोगे तो कैसे करोगे? -(FU/u माइनस f), और नीचे क्या आएगा बच्चों? u से u खत्म। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला F/f माइनस u, ये मिरर के लिए। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है। ये फॉर्मूला v और u की टर्म्स में, और ये फॉर्मूला f और u की टर्म्स में। अब हमें ये तो नहीं पता है ना बच्चों की डबल हाइट जो है वो कौन सी है। ये तो रियल इमेज भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। हमें खाली वैल्यू पता है 2। ये +2 भी हो सकता है या -2 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इस केस में ना, अब इस केस में ये कितना हो जाएगा बच्चों? नाउ m ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन डबल हाइट ऑफ इमेज, बट इट मे बी इरेक्ट और इन्वर्टेड। लेकिन ये इमेज इरेक्ट भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है। इसका मतलब अगर इरेक्ट हुआ तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? +2। और अगर इन्वर्टेड हुआ तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? -2। तो अब देखो, F/f माइनस u इज +2, और दूसरी बार रख दो F/f माइनस u इज -2। दो बार पुट कर रहे हैं, मतलब दो अलग अलग वैल्यू आएगी। f की वैल्यू -15, तो u कितना आ जाएगा इस केस में? ये आएगा 7.5। तो u हो जाएगा 7.5 माइनस में। तो 7.5 सेंटीमीटर पहला u आ रहा है ना। और दूसरा u कितना आ जाएगा अपने पास? माइनस था ना, अब माइनस से माइनस खत्म। तो u हो जाएगा इसमें 15 और 7 22, 22.5, है ना। तो दो वैल्यू आएगी u की, है ना। अब देखो इस केस में ये दोनों u से किस तरह से इमेज बनेगी? देखो, एक तो फोकस और एक सेंटर। तो एक बार तो आप ऑब्जेक्ट को रखोगे यहां पे, है ना, फोकस से पहले। जब फोकस से पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो भी इमेज डबल बनती है ना, ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक केस तो ये रहा जिसमें ऑब्जेक्ट हमने इतना 7.5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। दूसरा केस बच्चों कौन सा वाला है? दूसरा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट को आपने C और F के बीच में रखा है ना। तो C और F के बीच में रखोगे तो देखो, यहां रखने पे एक और इसकी ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी, है ना। और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कितनी डिस्टेंस है बच्चों? ये है 22.5। तो दोनों केस समझ में आए ना आपको? एक केस में तो हमें F और P के बीच में रखना पड़ेगा,
एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखे तो कौन सी इमेज बनती है बच्चों? इरेक्ट इमेज। तो यहाँ डबल साइज की तो इमेज बनेगी, लेकिन वो इरेक्ट वर्चुअल वाली बनेगी, और यहाँ रियल इन्वर्टेड वाली बनेगी। इन्होंने तो मेंशन नहीं किया था ना कि कौन सी बनानी, तो हम दोनों बनाएंगे। तो इसके ध्यान रखना, दो आंसर पॉसिबल हैं। ओके बच्चों, कोई डाउट इसमें? नोट करो। ओके बच्चों, लिखा आपने? देखो, इसी में एक नया कंसेप्ट और आता है। अगर मान लो आपको ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंसेस बजाय पोल से देने के फोकस से दी जाए, है ना? जैसे हम यहां पे एक केस समझते हैं। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज मान लो इस तरीके से है, ठीक है? ये C मान लिया, ये F मान लिया, है ना? अब देखो U कहाँ से मेजर होता है? पोल से। V कहाँ से मेजर होता है? वो भी पोल से मेजर होता है, ठीक है? लेकिन सपोज आपको जो डिस्टेंसेस मेजर करके दी गई है वो इन्होंने फोकस से मेजर कर ली। मान लो फोकस से डिस्टेंस है x ऑब्जेक्ट की, और इमेज की कितनी है? y, ठीक है? तो इस केस में, है ना, लेट x ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम f और y क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। तो अब देखो इस केस में बच्चों x, y और f का जो रिलेशन होता है वो आप सॉल्व कहां से करोगे? देखो बेसिक फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज 1/f। फिर आप 1/v को क्या लिखोगे? f प्लस y, ठीक है? जैसे यहां पे अपन ने माइनस में लिया हुआ है। u को क्या लिखोगे? f प्लस x, ये भी माइनस में लिया हुआ है। ऑन सॉल्विंग, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यू विल गेट x डॉट वाई इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूटन्स ओके बच्चों, अब हम आते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपको इस तरह से एक मिरर गिवन है, और इस मिरर के लिए यहां पे देखो आपको दो इंसिडेंट रे इस तरह की गिवन है। ये इंसिडेंट रे पीछे बढ़ाने पे मिलती यहां कहीं ना, ये इंसिडेंट रे यहां कहीं जाके मिलती पीछे बढ़ाने पे, है ना? तो दिस इज व्हाट, ये आपको दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना? ये आपको ऑब्जेक्ट, देखो अब इसको ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं? जब इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट पे ही तो ऑब्जेक्ट बनता है। इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट कहाँ करेगी? अब यहां तो वो आगे बढ़ाने पे कर रही है, मतलब रियल में तो नहीं कर रही है ना। देखो कभी भी रे मिरर के पीछे थोड़ी जा सकती है। मिरर को अपन ने सिल्वर कोटिंग करके ब्लॉक किया हुआ है। हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे आगे बढ़ के यहां मिल जाती। तो ये जो ऑब्जेक्ट है किस तरह का ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल, है ना? लेट्स से अब आपको डिस्टेंस गिवन है f की वैल्यू मान लो 10, और यहां पे आपको u गिवन है सपोज 15, है ना? तो अब आपसे क्या पूछा है? फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है? अब देखो यहां पे कंसेप्ट समझना, हियर ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। यहां ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चों? वर्चुअल। और u कितना है? +15। वर्चुअल के लिए u ध्यान रखना पॉजिटिव आता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में u कैसा आएगा? पॉजिटिव, ठीक है? चलो अच्छा, फोकल लेंथ नहीं गिवन है ना, तो यहां r मैं आपको दे देता हूं
20 सेंटीमीटर। तो एफ कितना हो जाएगा कॉन्वेक्स के लिए, +r/2। 10 सेंटीमीटर आ गया। 10 सेंटीमीटर आपको एफ पता है, यू पता है, क्या हम वी निकाल सकते हैं मिरर फॉर्मूला काम में लेकर के, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो 1/v + 1/u = 1/f, 1/v + 1/u। 1/u कौन सा है, 1/u हो जाएगा +15, और 1/f कौन सा है बच्चों, 10 है ना, R20 तो F10 हो गया। तो देखो v क्या आ जाएगा इस केस में, 1/10 माइनस ऑफ 1/15, तो ये हो जाएगा 30, 3 - 1, तो 3 - 2 सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों इस केस में 1/30। इसका मतलब v आया +30, है ना। v +30 आने का मतलब, v पॉजिटिव आने का मतलब वर्चुअल इमेज, मतलब इस केस में ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, है ना। तो इसका मतलब ये रे पीछे बढ़ाने पे, ये रे ऐसे चली गई होगी, जो पीछे बढ़ाने पे यहां कहीं मिली होगी, यहां पे, मतलब ये रेस तो अभी भी डाइवर्ज ही हो रही है, ऐसा नहीं कि कन्वर्ज हो जाएगी, ये आगे जाके कहीं नहीं मिलेगी, पीछे जाने पे ऐसा लग रहा है कि यहां मिल रही होगी। तो v कितना आ गया इस केस में 30। मतलब ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है, इमेज भी वर्चुअल है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज की और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज तो बन सकती है, लेकिन यहाँ पे खास चीज क्या आ रही है, देखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, v/u, माइनस ऑफ v/u होता है ना फॉर्मूला, तो माइनस ऑफ +30 अपॉन +15, तो कितना -2। -2 का मतलब ये कैसी इमेज है, माइनस मतलब m नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड। इसका मतलब वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड हो सकती है। देखो वर्चुअल इन्वर्टेड, कई बार नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ इमेज पूछ लेते हैं ना, m नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इन्वर्टेड इमेज, एंड m की वैल्यू >1 आने का मतलब क्या है, लार्ज इमेज, मतलब कॉनकेव मिरर। अब देखो आप लोगों को ये एक नई चीज पता चल रही है ना। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर छोटी सीधी इमेज बनाता है, छोटी और सीधी इमेज, लेकिन यहां पे आपने देखा कि इन्वर्टेड इमेज बना रहा है और बड़ी इमेज भी बना रहा है ना, इन्वर्टेड और बड़ी इमेज दोनों ये बना रहा है। तो इस केस में ध्यान रखना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर हो तो कॉन्वेक्स मिरर इन्वर्टेड और लार्ज इमेज भी बना सकता है, यही तो हमने चेक किया। कोई कंफ्यूजन बच्चों इसमें नहीं किसी को भी, चलो नोट करो इसको। इसी में क्वेश्चन में अगर हम u चेंज कर देते हैं, है ना, लिख लिया ना बच्चों आपने ये। चलो अब मैं एक और पार्ट इसमें करता हूं, मैं ऐसा करता हूं u को चेंज कर देता हूं इस बार, है ना। तो इस बार मैं u को चेंज करके थोड़ा ज्यादा कर रहा हूं। मान लो अब ये डिस्टेंस जो है वो खुद 30 है ना, f वही 10, तो अब v कितना आएगा, इफ u इज +30, है ना, u अगर +30 हो तो देखो 1/v + 1/u इज 1/f,
तो ये हो जाएगा आपके पास 1/v33 माइनस 1। ऐसा करते हैं, इसको अपन 5 लेते हैं, बस 30 के बजाय इसको 5 ले लेते हैं। मान लिया ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 5 है और ये 10 है, इसको 5 लेके देखते हैं। तो 5 अगर लेंगे तो अब देखो क्या होगा, 1/10 माइनस ऑफ 1/5, 10, 1 माइनस 2, इसका मतलब v आएगा -10। v नेगेटिव आने का मतलब क्या है, v नेगेटिव आने का मतलब है रियल इमेज, ठीक है। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना आएगा, माइनस ऑफ v/u माइनस ऑफ -10 +5, तो +2 है ना। अब प्लस का मतलब क्या है, इरेक्ट, और 2 का मतलब क्या है, लार्ज। अब देखो बच्चों, अगर हम u की वैल्यू +5 रखते हैं, u की वैल्यू अगर हम +5 रखते हैं तो उस केस में क्या होगा, मैग्निफिकेशन प्लस आ रहा है ना, मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी लार्ज, तो इरेक्ट लार्ज रियल इमेज भी बन सकती है, लार्ज इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज भी बन सकती है। ऐसा कब होगा, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, ठीक है बच्चों। तो ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हो तो कॉन्वेक्स मिरर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्वेक्स मिरर रियल या वर्चुअल दोनों तरह की इमेज बना सकता है। तो कभी आपसे पूछेगी कि क्या कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बना सकता है, बिल्कुल, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो बना तो सकता है, ठीक है। उसके लिए फिर थोड़ा यू भी इस तरह से होना चाहिए कि रियल वी नेगेटिव आ जाए, है ना बच्चों। तो इसमें आपने नई चीज सीखी ना कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, दोनों चीज को समझो और लिखो इसको। लिख लिया बच्चों। अच्छा चलो, इसी में अगर हम न्यूटन्स फॉर्मूला भी लगाना चाहें तो, अभी अपन ने लास्ट एक न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो न्यूटन्स फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो फोकस से डिस्टेंस दोनों की लेनी होती है ना। तो यहाँ पे फोकस पॉइंट यहाँ पे है, फोकस से डिस्टेंस x कितना है 5 और y कितना है 20, है ना। 30 माइनस 10 कर दो, तो इस केस में x है 5, y है 20 और f कितना है 10। तो हम यहाँ प्रूव कर सकते हैं x डॉट वाई इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, 5 इंटू 20 इज 10 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो गया ना। तो देखो यहाँ पे हमने प्रूव भी कर दिया इसी चीज़ को, न्यूटन्स फॉर्मूला को जो अपन ने लास्ट में पढ़ा था। ओके बच्चों, चलो डिस्टेंस सेपरेशन ऑफ इमेजेस, separation of both images formed by concave and convex, ठीक है। कॉन्केव और कॉन्वेक्स ने जो दोनों इमेज बने उसका सेपरेशन आपको बताना है ना बच्चों। तो देखो सबसे पहले तो कॉन्केव के लिए बात कर लेते हैं, 1/v1 प्लस 1/u इज 1/f, तो 1/v1, u कितना है बच्चों -15 है ना, नेगेटिव में लिखना है क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट है, -10, तो v1 कितना आ जाएगा बच्चों -30। कॉन्वेक्स के लिए क्या हो जाएगा इस केस में, कॉन्वेक्स के लिए 1/v2 1/v2
तो देखो बच्चों ये कितना आ जाएगा 30/1/10 + 1/15 30 3 + 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 5/30। तो V2 कितना आ जाएगा बच्चों इस केस में +6, है ना। तो अब देखो इसकी दो इमेज बनेगी। पहली इमेज तो कहाँ बनेगी बच्चों, जो कॉन्केव मिरर बनाएगा इमेज, वो उल्टी इमेज बनाएगा कहाँ पे 30 पे। तो A' B', इसका V1 कितना आया -30, और एक इमेज कहाँ बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितनी दूर बनेगी बच्चों 6 सेंटीमीटर दूर, है ना। तो इसका V2 कितना आया +6, ये A और ये B। अब देखो दोनों इमेजेस का सेपरेशन कैसे बताओगे, बाय डायग्राम सेपरेशन D। अब हमें ये वाला सेपरेशन बताना है ना, ये सेपरेशन बताना हमें यहाँ से यहाँ तक का। तो D क्या हो जाएगा, इस V1 + V2 दोनों की वैल्यू जोड़ दो बस, है ना। अब ऐसा नहीं माइनस है तो माइनस के साथ लोगे, नहीं 30 और 6 36, है ना। तो दोनों इमेजेस का सेपरेशन कैसा है बच्चों 36 सेंटीमीटर। कई लोग पता है ऐसे क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे एग्जाम में कि यार ये तो पता नहीं कौन सा मिरर दिया हुआ है। तो बेटा डरने की कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार सॉल्व करना है, एक बार कॉनकेव के लिए और एक बार कॉन्वेक्स के लिए, है ना बच्चों। आसान है ना ये भी क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस की जब आपको प्रैक्टिस होगी तभी आप कर पाओगे, है ना। और ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ही मिलेंगे, आपको ये क्वेश्चन कहीं और नहीं मिलते बेटा। स्कूल वाले टीचर्स ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाते, उनको तो पता भी नहीं होते कि ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, है ना। आपको यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि ऑब्जेक्ट एट C, इसका मतलब U कितना है -2f। ऑब्जेक्ट C पे इसका मतलब U कितना है -2f। इसका मतलब इमेज भी कहाँ आएगी, इमेज विल बी ऑल्सो एट C। इसका मतलब V भी कितना आएगा -2f। तो देखो जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं पे उसकी इमेज बन जाएगी, है ना। तो ये इमेज कैसी बन जाएगी, यहाँ पे ऐसे बन जाएगी B' और A', है ना। तो ऑब्जेक्ट की इमेज वापस वहीं पे बन जाएगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, है ना। ये किसने बने, ये है बाई कॉनकेव, ठीक है। ये तो बाई कॉनकेव। अब प्लेन मिरर के लिए बात करते हैं ना। ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस, अब देखो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, u = r = 30, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली पोजीशन है ना। तो इसका मतलब u कितना है 30। तो यहां से u कितना हो जाएगा बच्चों बताओ 20, क्योंकि ये सेपरेशन 10 है ना। तो ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस u कितना हो जाएगा बच्चों इस केस में r - d। तो 30 -10 -20, मतलब ऑब्जेक्ट की इस मिरर से डिस्टेंस कितनी है, प्लेन मिरर से -20। इसका मतलब इमेज एट डिस्टेंस क्योंकि प्लेन मिरर जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर इमेज बनाता है ना, लेकिन अपोजिट साइज बनाता है। तो अब इस केस में इसकी जो इमेज बनेगी वो किधर बनी 20। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को अपन थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, 20 जितना फील हो जाना चाहिए बस, ये है ना। तो ये प्लेन मिरर जो है वो यहाँ पे है ना। तो ये 10 था, है ना, और ये कितना डिस्टेंस है 10, ये मिरर 1। तो अब देखो u अगर 20 है तो इसका v भी तो 20 आएगा। और इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बनेगी। तो इस केस में ये हो जाएगी इमेज कैसी बन जाएगी बच्चों, b ऊपर बनेगा ना, तो b' और a'। अब देखो इस केस में कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन क्या आएगा,
कितना आएगा बच्चों कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन? कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन आएगा माइनस ऑफ वी बाई यू माइनस ऑफ -30 तो कितना -1। तो कॉनकेव मिरर ने सेम साइज की इमेज बने लेकिन उल्टी बने। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा +1 होता है ऑलवेज, चाहे यू कितना ही हो। ध्यान रखो बच्चों, प्लेन मिरर कभी भी इमेज को मैग्नीफाई नहीं करता, सेम साइज की इमेज बनाता है ना इरेक्ट, इसलिए +1 होता है। इसका मतलब दोनों के मैग्निफिकेशन +1 है। अब एक तो क्या पूछा था सेपरेशन, तो सेपरेशन क्या हो जाएगा? डायग्राम देख के बताओ बच्चों, एक इमेज यहाँ पे और दूसरी इमेज यहाँ पे है ना, तो ये अगर टोटल 20 है तो ये कितना बचा बच्चों 10 ये और 10 ये हो जाएगा, फिर 10 और 30 तो ये कितना हो जाएगा सेपरेशन 30 + 10 40 सेंटीमीटर का सेपरेशन तो ये हुआ। और रेशियो H1/H2 देखो H1 कितना है? H1 है माइनस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। H1 मान लो ये इमेज 2 है ना, इसको 2 मान लो और इसको 1 मान लो, तो H1 तो कितना है प्लस ऑफ HO, ये है माइनस ऑफ HO -1। मतलब दोनों इमेजेस जो हैं वो सेम साइज की तो हैं लेकिन एक दूसरे से उल्टी हैं, क्योंकि देखो कॉनकेव मिरर ने इन्वर्टेड इमेज बनाई है ना, और प्लेन मिरर ने तो इरेक्ट इमेज बनाई, तो जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज बन जाएगी है ना, इसलिए। तो अब इस केस में ध्यान रखना रेशियो ऑफ हाइट क्या आ रहा है -1। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं? नोट करो बच्चों इसको। तो बच्चों समझ में आया आपको ये? देखो अब इस क्वेश्चन में 2 मिरर तो हमने यूज़ किए लेकिन दोनों ने केवल एक एक बार इमेज बनाई। ये मिरर का ऊपर वाला पार्ट इमेज बना रहा है, इसमें नीचे वाला पार्ट हटा भी दो ना मिरर का तो ये कोई काम का नहीं है ना, क्योंकि इस तक तो रे पहुंचेगी नहीं ना, पहले ब्लॉक कर देगा, इसलिए पीछे वाला पार्ट काम का नहीं था। आधा मिरर ऊपर वाला ही काम आया और ये प्लेन मिरर काम में आया। अब देखो बच्चों कई बार हम क्या करते हैं, मिरर को इस तरह से रखते हैं कि उनकी रिफ्लेक्टिंग साइड जो है ना वो एक दूसरे की तरफ हो जाती है। जैसे एक क्वेश्चन में समझते हैं, मान लो हमने एक मिरर को इस तरह से रखा हुआ है ना, और ये प्लेन मिरर, मान लो हमने इस तरह से एक मिरर को रख दिया, इसका R मान लो 20 है ना, और ऑब्जेक्ट मान लो हमने रख दिया इसमें सपोज हमने ऑब्जेक्ट को रखा 15 सेंटीमीटर पे है ना, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया मान लो 15 सेंटीमीटर पे ये ऑब्जेक्ट, और ये डिस्टेंस आपको गिवन है 15, ठीक है, इसके पोल से, ठीक है बच्चों। और ये डिस्टेंस आपको टोटल कितने गिवन है 20 गिवन है। इसको मिरर 1 मान लेते हैं, इसको मिरर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के बीच में है, ठीक है। तो अब इस केस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, फाइंड, अब देखो इसमें क्या पूछेंगे आपसे, फाइंड हाइट ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड हाइट ऑफ फाइनल इमेज find height of final image if find height of final image if first reflection is considered on concave mirror, और हाइट ऑफ फाइनल इमेज कितने रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन है ना, 2 रिफ्लेक्शन के बाद आपको बताना है यदि आप पहला रिफ्लेक्शन किस पे कंसिडर कर रहे हो, कॉनकेव मिरर पे, है ना बच्चों। चलो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट से रे तो हर तरफ जा रही है ना, कुछ रे इधर भी जाएगी कुछ इधर भी जाएगी, तो
पहले रे इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, तो फिर आप किसको पहला मानोगे? तो हमने अब यहाँ बोल दिया कि हम कॉनकेव मिरर पे मानेंगे, मतलब हम ये मानेंगे कि ऑब्जेक्ट से रे कॉनकेव की तरफ जा रही है, कॉन्वेक्स प्लेन मिरर की तरफ नहीं आ रही है ना। तो अब देखो इस केस में सबसे पहले हम u डिफाइन करेंगे, तो u ऑफ प्लेन मिरर कितना हो जाएगा इस केस में? u कॉनकेव के लिए कितना हो जाएगा? -15, f कितना हो जाएगा? -r/2 -10। तो v कॉनकेव कैसे निकालेंगे? 1/v प्लस ऑफ -15 इज 1/-10। तो इस केस में v हो जाएगा -30। मतलब देखो अब जो इसकी इमेज बनेगी वो कितना दूर जाके बनेगी? 30। तो देखो ये O पॉइंट जो है ना, उससे जो रे निकलेगी वो मिलेगी, लेकिन कहाँ जाके मिलेगी? यहाँ 30 सेंटीमीटर पे जाके मिलेगी, है ना। ये रे यहाँ मिल जाती अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो, है ना। तो अब देखो v1 कितना आया? u आपको दिया हुआ था 15, तो v कितना आया आपके पास? 30। अब अगर u 30 आया, v 30 आया, तो अब ये जो इमेज बनेगी ये क्या है? I1 इमेज, है ना। नाउ I1, अब ये जो I1 इमेज है विल बी ए ऑब्जेक्ट, है ना। और ऑब्जेक्ट किस तरह का? वर्चुअल वाला, क्योंकि तो पीछे जाके बन रहा है ना। फॉर प्लेन मिरर, इसका मतलब u2 कितना हो जाएगा? अब देखो 30 में से 20 माइनस कर दो, प्लस ऑफ 30 माइनस 20 कितना? 10। इसका मतलब v2 कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ u मतलब माइनस ऑफ 10। माइनस ऑफ 10 का मतलब क्या है कि ये इवरेज जो है वो वापस यहाँ से पीछे चल के 10 सेंटीमीटर पर आ जाएगी। 10 सेंटीमीटर पे इसको ले जाना है, इसका मतलब देखो बच्चों 10 सेंटीमीटर यहाँ कहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये रे इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन को फॉलो करके यहाँ जाके सेकेंड इमेज बनाएगी I2, है ना। तो इस तरह से फाइनली अब देखो नेट मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे? मतलब हाइट ऑफ सेकेंड इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप क्या लिख सकते हो? h2/h1 इंटू h1/ho। ये क्या हो जाएगा? m2 इंटू m1। m2 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ, अच्छा m2 कौन सा वाला था? प्लेन। और m1 कौन सा है? कॉनकेव। प्लेन मिरर का तो हमेशा +1 ही होता है। कॉनकेव मिरर का क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ v/u। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? +1 माइनस ऑफ 30 माइनस ऑफ 15, तो -2, तो +1 और -2, तो ओवरऑल -2, है ना। मतलब कॉनकेव मिरर ने डबल मैग्निफिकेशन दिया, इन्वर्टेड इमेज बनी, है ना। और उसने प्लेन मिरर ने इन्वर्टेड को इन्वर्टेड ही रखा, है ना। तो इसका मतलब फाइनली क्या बन जाएगा? -2, मतलब फाइनल इमेज कैसी? इन्वर्टेड, माइनस मतलब इन्वर्टेड और डबल साइज की, है ना। तो ये, तो इस तरह से हमारे पास ये सॉल्व हुआ। इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को भी, है ना। तो ध्यान रखना इस केस में, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन केस। क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टीपल रिफ्लेक्शन, है ना। ये क्वेश्चन था मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। तो इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस आपको समझ में आए ना। हमें यहाँ पे 2 बार रिफ्लेक्शन कंसिडर करना होता है, मतलब जो पहली इमेज बनेगी वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए और दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ओके बच्चों, लिखो इसको।
चलो बच्चों इसी का सेकंड पार्ट पे आते हैं। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपको ये बोला जाता है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो है आपको प्लेन मिरर पे मानना है, तो प्लेन मिरर पे अगर हम पहला रिफ्लेक्शन मानते तो फिर देखो सारी चीज़ें चेंज होती ना। तो अब देखो इस केस में आपको पहला रिफ्लेक्शन किस पे मानना है, प्लेन मिरर पे, है ना। तो अब देखो इस केस में इधर से जो डिस्टेंस 15 गिवन है ना आपको, तो ये तो 15 गिवन है। तो अब यहाँ फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर के लिए जब आप फर्स्ट रिफ्लेक्शन कंसिडर करोगे तो u1 कितना हो जाएगा, देखो 20 में से 15 माइनस कर दो तो ये u1 हो जाएगा। u1 हो जाएगा 20 माइनस ऑफ 15 माइनस 5, v1 कितना होता है माइनस ऑफ u1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 5 यानी कि प्लस 5। ठीक है, तो इसका मतलब इससे जो रेज निकलेगी वो इस तरह से पलटेगी यहाँ पे और यहाँ पे जाके मिलेगी। ये क्या बनेगी बच्चों, I1। ये क्या था, ऑब्जेक्ट, तो ये इसके लिए था U1, है ना, और ये क्या है V1। ठीक है, अब जैसे ही U1 और V1 की हम बात कर रहे हैं तो अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, फर्स्ट मिरर की जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेकेंड मिरर के लिए क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। मतलब जो पहले मिरर का इमेज है वो दूसरे मिरर के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। दूसरा मतलब कॉन्केव मिरर, है ना। अब इस केस में, है ना, इस केस में अब जो ये इमेज बनेगी, नाउ I1 विल बी ए ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट कैसा है, देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इधर से ये रे यहाँ से आ रही ना, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रियल है, नहीं, ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया ना, क्योंकि ये इमेज वर्चुअल है तो उसको अब दूसरे मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट टाइप हो जाएगा, है ना। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस केस में I1 विल बी ए ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्केव मिरर। तो अब देखो U2 क्या हो जाएगा, 20 में से 5 ये भी जोड़ लो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 20 प्लस 5 माइनस ऑफ 25। V2 क्या हो जाएगा, 1/V2 माइनस ऑफ 25। F कितना हो जाएगा इस केस में, 5। F कितना दिया बच्चों आपको, R 10 है ना, तो R हो जाएगा F हो जाएगा माइनस ऑफ R/2, तो माइनस ऑफ 20/2 माइनस ऑफ 10। ठीक है, तो माइनस ऑफ 10 यहाँ डाल दो। तो देखो बच्चों इस केस में क्या आ जाएगा आपके पास, 1/V2 50 से माइनस ऑफ 5 प्लस 2 माइनस ऑफ 50/3। तो V2 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ 50/3। अब देखो नेट मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, M नेट इज M1 और M2। M1 कौन है बच्चों, प्लेन मिरर, ये तो +1, और ये क्या हो जाएगा 2। M2 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ V2/U2, तो +1, है ना, और माइनस ऑफ V2 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 50/3 और +5। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी 5 क्या 25, है ना, -25। तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस, तो माइनस ऑफ 2/3 प्लस का माइनस का 2/3। मतलब फाइनल इमेज इस केस में ना एक्चुअल से छोटी बनेगी, उल्टी बनेगी और छोटी बनेगी, है ना, 2/3 साइज की ही बनेगी। तो देखो आंसर चेंज हो गया ना, डिपेंड्स ऑन कि हमने फर्स्ट रिफ्लेक्शन किसको माना। तो माइनस ऑफ 50/3 मतलब ये कितना आएगा, ऑलमोस्ट माइनस ऑफ 16.67, है ना। तो 16.67 पे जाके इमेज बनेगी
इसका मतलब ये रे टकरा के वापस यहाँ जाके मिलेगी, ये बनेगी I2। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से भी थोड़ा पीछे चली गई इमेज 2, है ना। तो इस तरह से देखो, पहले रे किधर गई, प्लेन मिरर की तरफ, फिर टकरा के कॉनकेव मिरर की तरफ, फिर यहाँ के मिल जाएगी, फिर कहीं यहाँ के वापस नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तीसरा भी रिफ्लेक्शन होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होता रहेगा, लेकिन हमें केवल 2 रिफ्लेक्शन के बाद की ही इमेज पूछी गई थी, इसलिए हमने 2 रिफ्लेक्शन ही माने। ठीक है बच्चों, तो कोई डाउट यहाँ तक, है ना। तो इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस भी आपके आएंगे, है ना, इनको सॉल्व करना आप। फॉर मिरर, किसी भी टाइप के मिरर की बात कर रहा हूं मैं, फॉर मिरर F does not depend on medium in which mirror is placed, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, इफ ए कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर इज इमर्स्ड इन वाटर, अगर मान लो आपने एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर को पानी में डुबो दिया, देन ऑल्सो जो पानी में फोकल लेंथ आएगी एफ इन वाटर, वो उतनी ही आएगी जितनी एयर में आएगी, है ना। तो ध्यान रखना, ये पानी में जितनी आएगी उतनी हवा में भी आएगी, इसलिए इसको ध्यान में रखना, है ना। ये मिरर के लिए फोकल पहला पॉइंट। दूसरा, इफ मिरर इज कट या ब्लॉक्ड, देन ऑल्सो full image will be formed but intensity gets reduced। तो देखो, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मिरर है ना, और आप यहाँ ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हो, सपोज इसकी इमेज ऐसे बनी, ठीक है। अब आपने मान लो आधे मिरर को ब्लॉक कर दिया आपने, है ना, आपने आधे मिरर को ब्लॉक कर दिया, है ना, ब्लॉक्ड। तो भी इस केस में क्या होगा, जो मिरर है, ये जो मिरर है, ये अभी भी वैसी ही इमेज बनाएगा जैसी पहले बनी थी, है ना, लेकिन ये इमेज क्या हो जाएगा, लेस ब्राइट हो जाएगा। भाई लेस ब्राइट क्यों हुई, क्योंकि देखो पहले दोनों पार्ट ने रेज को रिफ्लेक्ट किया था, अब केवल अपर पार्ट जो है वो रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब अब ये आधी इंटेंसिटी की ही इमेज बनेगी, क्योंकि आधे मिरर ने ही रे रिफ्लेक्ट करी ना। इसलिए ध्यान रखना बच्चों, मिरर जितने बड़े होते हैं उतनी ही ज़्यादा क्लियर इमेज क्यों बन जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा रेज को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, है ना। तो जितनी ज़्यादा रेज रिफ्लेक्ट होती है उतनी ही ज़्यादा ब्राइट इमेज बनती है। ओके बच्चों, तो ये मिरर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट थे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ तक के क्वेश्चंस ट्राई करें स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, और यहाँ पे अपना ये इस मिरर वाला पार्ट कंप्लीट होता है। कोई कन्फ्यूज़न बेटा? ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू। बच्चों मिरर में है ना, हमें अब ये पता है कि ऑब्जेक्ट अगर रियल हो तो उसकी वर्चुअल रियल इमेज कौन बनाता है या वर्चुअल कौन बनाता है। ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हो तो उसकी वर्चुअल रियल इमेज कौन बनाता है, वो सब हमें पता है। इन्हीं चीज़ों को हम ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक ग्राफ आपके सामने बना रहा हूँ, है ना, और ये ग्राफ ध्यान से समझना किस चीज़ के लिए बना रहा हूँ। ये मान लो मेरे पास U और ये V, हम बात कर रहे हैं फिलहाल किसके लिए, फॉर कॉनकेव। देखो U पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, U पॉजिटिव किसके लिए होता है, रियल ऑब्जेक्ट,
यू पॉजिटिव होने का मतलब रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी यू पॉजिटिव होने का मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और यू नेगेटिव होने का मतलब रियल ऑब्जेक्ट, है ना। अपन ने जो टेबल बनाई उसमें अपन ने केवल रियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिखा है ना। तो अब देखो, अब यहाँ समझते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट जब होगा तो किस तरह से वेरिएशंस चलेंगे। ये हम मान लेते हैं फोकल लेंथ जितनी डिस्टेंस। अब देखो, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पॉइंट पे हो तो इमेज कहाँ बनती है? ऑब्जेक्ट अगर फोकस पॉइंट पे तो इमेज कहाँ बनती है? माइनस इनफाइनाइट पे, है ना। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पॉइंट पे हो तो इमेज बनती है माइनस इनफाइनाइट पे, है ना बच्चों। तो देखो ये माइनस इनफाइनाइट पे, फिर जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाओगे तो इमेज और दूर जाती जाएगी। देखो ऑब्जेक्ट जितना पास आ रहा है फोकस के, है ना, ऑब्जेक्ट जितना पास आ रहा है इमेज कहाँ जा रही है? इनफाइनाइट पे। और ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहाँ बन जाएगी बच्चों? फोकस पे। तो ये डिस्टेंस कौन सी है? फोकल लेंथ जितनी, है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे हो तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पॉइंट पे बनती है। और ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज कहाँ बनती है? इनफाइनाइट पे, इस तरह से। तो ये तो बन जाएगा योर v का वेरिएशन। ये v नेगेटिव आने का मतलब क्या है? v नेगेटिव मीन्स रियल इन्वर्टेड इमेज, है ना। चलो हो गया यहाँ पे। तो v नेगेटिव आने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? रियल इमेज, ओके। और v पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? वर्चुअल इमेज, है ना। ध्यान रखो, रिफ्लेक्शन के केस में जब भी u और v पॉजिटिव आते हैं वर्चुअल, और नेगेटिव आते हैं मतलब रियल। अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट को आप f और p के बीच में लेके आते हो, है ना, मतलब u की वैल्यू आप कम करते करते जीरो कर रहे हो, तो अगर u जीरो होगा तो v भी कितना हो जाएगा? जीरो। तो देखो बच्चों इस केस में ना ये ग्राफ इस तरह से चलता है, ठीक है, ये ग्राफ इस तरीके से चलेगा ना। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को वर्चुअल कर देते हो तो देखो ये ग्राफ ऐसे चलते चलते पता है कहाँ तक अप्रोच करता है? ऐसे इनफाइनाइट तक अप्रोच कर जाएगा ये। मतलब अगर आप u पॉजिटिव में रखते हो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, फिर u कितना ही कर दो, मैक्स टू मैक्स फोकस तक ही इमेज बनेगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रियल हो, है ना, ये रियल ऑब्जेक्ट्स है ना, तो उनकी इमेज रियल या वर्चुअल दोनों बन सकती है। कॉन्केव मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल वर्चुअल दोनों बनाता है, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट की केवल वर्चुअल इमेज बनाता है। ये चीज़ समझ में आई ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए रियल या वर्चुअल इमेज दोनों बन सकती है, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए केवल कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए केवल v नेगेटिव आ रहा ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए केवल रियल इमेज बनेगी, ठीक है। ध्यान रखना, रियल ऑब्जेक्ट की रियल वर्चुअल दोनों बनती है, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट की केवल कैसी इमेज बनेगी बच्चों? रियल इमेज बनेगी। इसमें कोई कंफ्यूजन? सेम टाइप का ग्राफ हम देखते हैं कॉन्वेक्स के लिए, है ना। तो देखो कॉन्वेक्स के लिए बात करते हैं वापस। u नेगेटिव में आप कितना भी रख दो, u अगर नेगेटिव इनफाइनाइट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? प्लस f पे। और अगर u को आप जीरो करोगे तो v भी कितना हो जाएगा? जीरो, है ना। तो देखो ये प्लस f, तो ये u जीरो तो v भी जीरो, है ना। ये u नेगेटिव, जब u नेगेटिव है तो v पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज, तो ये रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। फिर जब आप u को पॉजिटिव कर दोगे, u को अगर आप पॉजिटिव कर देते हो तो अगेन फिर वही पॉइंट आता है f वाला पॉइंट डिसाइड करता है कि किस तरह से ये इमेजेस चलेगी, है ना। तो इस केस में देखो ये ग्राफ वापस ऐसे ही आगे चला जाएगा। मतलब अगर आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखते हो लेकिन उसकी डिस्टेंस फोकस लेंथ है, फोकल लेंथ से कम रखते हो, तो फिर इमेज हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। ध्यान रखना, ये v नेगेटिव आने का मतलब क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। यहाँ रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, और फिर उसके बाद जैसे आप इधर चले जाओगे ये ग्राफ इस तरह का बन जाएगा, है ना।
इसका मतलब अगर रियल ऑब्जेक्ट बनेगा तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए कैसी इमेज होगी? हमेशा वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। बट अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ तो कैसी इमेज बनाएगा? रियल या वर्चुअल, है ना। रियल कब बनेगा? जब u लेस देन एफ हो, और वर्चुअल कब बनेगा? जब u ग्रेटर देन एफ हो। ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल भी बना सकता है ना। ध्यान रखना है इस चीज़ को, है ना। ओके बच्चों, तो ये अपना एक पार्ट और कंप्लीट होता है। यहाँ पे अब आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन वैसे अगर आपको दिखे तो हमेशा क्रॉस चेक ही करना होता है ना। जो अपन ने शुरुआत में टेबल बने ना, उसके केसेस को ध्यान में रखते हुए ग्राफ को क्रॉस चेक करना है ना बच्चों। कोई कंफ्यूजन? ओके, थैंक यू।